हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई एक विलयन है, मान लेते हैं कि ये विलयन है, ठीक है, इसमें विलयन भरा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक, इसमें विलय विलायक दोनों मिले हुए हैं, ये विलयन हो गए। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, पीपी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगा, वह इसके निश्चित आयतन में उपस्थित जो विलय होंगे यानी सल्यूट जो होंगे उसकी संख्या पर निर्भर करेगा। तो भैया उसकी संख्या कैसी है, उनकी नेचर कैसा है, ठीक है, वह ठोस है, द्रव है, गैस है, कैसे विलय है, वही सारे प्रदर्शित करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को। कौन? विलय के जो कण हैं। जैसे अब एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मान लेते हैं कि ये विलयन है, ठीक है, ये है हमारा शरबत, ठीक, शरबत है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? वो फिजिकल प्रॉपर्टी बात डिपेंड करेगा कि भैया इसमें विलय क्या है। शरबत में क्या होता है? चीनी, ठीक है, चीनी होता है। और क्या होगा? पानी, पानी हो गया, ठीक। तो इस शरबत का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी बना लीजिएगा। फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो चीनी के संख्या पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो विलयनों का जो अणुसंख्य गुणधर्म इसी को कहा जाता है कि विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ना, विलयन का जो भौतिक गुण है उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि वो उस विलयन में जो विलय हैं उनकी कितनी संख्या है, ठीक है। चलिए, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है और कौन सा नहीं है, बहुविकल्पी के रूप में। तो याद रखिएगा, परासरण एवं परासरण दाब पहला, दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा है हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन। तो ये सब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5 है, लेकिन है 4। परासरण एवं परासरण दाब एक ही में हो गया, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ठीक है। बात क्लियर हुई कि विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है और ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पहला, परासरण। हेडिंग लगाइए, परासरण। तो परासरण क्या होता है? विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता है, ठीक है। अब समझिए इसको। अब ये देखिए भैया, यह विलयन है, यह है विलयन। अब विलयन किससे बना होता है? तो बना होता है विलेय से और विलायक से, विलायक से। बात क्लियर? तो अब इसमें कह क्या रहा है कि परासरण कैसी क्रिया है जिसमें विलायक जो है वो कम सांद्रता के विलयन से, यानी कि कम सांद्रता का मतलब समझते हैं, तनु विलयन से, ठीक है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाए। और किसके द्वारा? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। अब इसको समझिए, मान लेते हैं कि ये कोई विलयन है, ठीक है, दूसरा ये विलयन है, ठीक। चलिए, बीच में हमने लगा दिया अर्धपारगम झिल्ली। तो इसमें से जो ये मान लो कम सांद्रता वाला है, कम सांद्रता, ये है अधिक सांद्रता वाला, ठीक है, अधिक सांद्रता वाला विलयन। अब इसमें से जो विलायक है यानी सल्यूट लिख देते हैं, ठीक है, सल्यूट जो है, अब ये अर्धपारगम झिल्ली को छेद करके, ठीक है, ये किधर जाएगा? अधिक की ओर जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? परासरण, ठीक है। तो वही चीज़ है कि किसी भी, देखो, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयनों से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना या प्रवाह होना परासरण कहलाता है। अगला हेडिंग करिएगा, परासरण व विसरण में अंतर। यह यूपीबी है, इसे याद रखना, ये 2024 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, क्रम नंबर 1, सबसे पहले परासरण क्या होता है? परासरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है।
अब बार बार ये सुनने में आएगा कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। तो देखिए, जैसे आप छलनी लेते हो गांव में ना, छलनी बोलते हैं, ठीक। उससे आप चाय वो छानते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि चाय के जो बड़े बड़े कण होते हैं, चाय के टुकड़े, पत्ती जिसको बोलते हैं, या और चीज़ें उसमें जो मिलाया गया रहता है, वो सब नहीं छनता है, केवल पानी ही छन जाता है, यानी जो लिक्विड टाइप का होता है। उसी तरह से अर्धपारगम झिल्ली होता है, जो केवल विलायक के अणुओं को अपने अंदर से होके जाने देता है, विलेय को नहीं जाने देता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। पराशर में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, यानी पराशर क्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली होना जरूरी है। आगे, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। विसरण में अर्धपारगम का होना आवश्यक नहीं होगा। आगे, परासरण में केवल विलायक के कण एक दिशा में विसरित होते हैं, यानी फैलते हैं। तो अब ये आपको समझना है कि परासरण में केवल विलायक के अणु एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकते हैं, जबकि विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं, ठीक है। यानी ये किसी भी दिशा में विलेय विलायक दोनों के कण विसरित हो जाएंगे, यानी फैल जाएंगे। आगे, परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं, ठीक है। तो परासरण क्रिया में क्या होता है, विलायक के जो अणु होते हैं कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जाते हैं, ठीक है। आगे, जबकि विसरण में क्या होता है, विलेय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, परासरण जो क्रिया होगी केवल द्रव अवस्था में होगी, जबकि विसरण क्रिया ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है, ठीक है। ये सारी पॉइंट है परासरण और विसरण में अंतर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है परासरण दाब। तो क्या होता है परासरण दाब? इसके कई सारे परिभाषा हैं, लेकिन हम आपको सिंपल परिभाषा नीचे लिखा गया है रेड कलर में। देखिए, विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थितिकी दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। अब इसको समझिए। विलयन का जो परासरण दाब होता है द्रव स्थितिकी दाब, यानी एच गुणा डी। अब एच गुणा डी का है, अब समझो भैया एच गुणा डी क्या है। ये जैसे कोई विलयन है, भर दो यहाँ से यहाँ। अब इस विलयन का घनत्व क्या है ये पता होना चाहिए, और यह विलयन कितना ऊंचाई तक इस पात्र में भरा हुआ है, यानी एच। इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो हमें द्रव स्थैतिक दाब मिल जाएगा, और द्रव स्थितिकी दाब ही परासरण दाब के बराबर होगा। यानी कोई भी विलयन है, मान लेते हैं हम, मान लेते हैं हम कि भैया एक आपने बर्तन लिया, ठीक। इसमें आपने शरबत भर दिया। क्या भर दिया? शरबत। कितना? तो 5 इंच तक भर दिया, 5 इंच। इसका घनत्व तो मान लो कुछ है, मान लो 5 है, 5 ग्राम प्रति क्यूब सेमी, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, मान लेते हैं। अब कहेगा भैया इसका दाब कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 25, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। आगे दूसरा है सबसे सिंपल परिभाषा, वह वाह्य दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे परासरण दाब कहलाता है। सिंपल है, वह वाह्य दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब मापने की कई सारी विधि है, लेकिन हमें किसी विधि को नहीं पढ़ना है, ठीक है। पेफर की विधि, मोर्स तथा फ्रेजर की विधि, बर्कले हर्टले की विधि, डाउनेंड की विधि, ठीक है। ये 4 विधियां हैं जिससे परासरण दाब को माप सकते हैं, पर हमें मापने की जरूरत फिलहाल नहीं है। आगे, परासरण दाब के नियम क्या होते हैं भैया? देखिए, सबसे पहला है बायल वान हाफ नियम। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है,
ठीक है। यानी बायल वान हाफ नियम के अनुसार ये है कि कोई भी विलयन है अगर उसका ताप स्थिर है तो उसका परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होगा, यानी P समानुपाते C। ठीक है। अब समानुपाते चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक का यूज करेंगे Kc। ठीक है, तो Kc हो गया। और चूंकि C क्या होता है, सांद्रता होता है मोलों की संख्या बटा आयतन। यदि n का मान हम मान लेते हैं 1 मोलों तो क्या हो जाएगा, P बराबर K बटा V। इसको फिर इधर तिरिया गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा PV बराबर K। ओके, ये बन गया। ओके, आगे चलते हैं। चार्ल्स वान हाफ नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि स्थिर सांद्रता पर, अब C को स्थिर कर देना है, किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की परम ताप के समानुपाती होता है। अब परम ताप का होता है कैपिटल T, यानी जो परासरण दाब है वो कैपिटल T के समानुपाती। तो उसी तरह से P बराबर हो जाएगा KT। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2, इसका समीकरण नंबर 2 दे देना और जो बायल का निकाले थे 1 दे देना, दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, तो PV बराबर RT मिल जाएगा। ठीक है, R एक नियतांक है। ठीक है, R क्या है, एक नियतांक है जिसे हम विलयन स्थिरांक भी कह सकते हैं या गैस नियतांक। यहाँ पर हम विलयन पढ़ रहे हैं तो विलयन स्थिरांक कहना सही रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं PV बराबर RT होता है ऊपर, और यदि मोलों की संख्या n ले लिया जाए तो nRT हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वान हाफ समीकरण के उपयोग क्या है। तो भैया जो वान हाफ समीकरण आपने निकाला है, ये वाला वान हाफ समीकरण विलयन की समीकरण, ठीक है, इसका क्या उपयोग है। अवाष्पशील यौगिकों के विलयनों के परासरण दाब की गणना करना। जो अवाष्पशील है यानी जिनका वाष्प नहीं बनता है, ठीक है, उन यौगिकों के परासरण दाब की गणना किया जाता है इससे। परासरण दाब ज्ञात होने पर अवाष्पशील यौगिकों के अणुभार की गणना करना। अब परासरण दाब जैसे ज्ञात हो जाता है तो हम उसमें जो अवाष्पशील विलयन में मिला हुआ पदार्थ है उसके अणुभार को हम गणना कर सकते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो कि 2 नंबर में परिभाषा डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उन्हें आपको याद रखना है। समदाबी विलयन, ऐसे विलयन जो समान ताप व समान दाब पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समान ताप पर 2 विलयनों में से अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति परासारी होगा और जिसका कम होगा वो अल्प परासारी होगा। सिंपल चीज़ है, अति का मतलब अधिक होता है, अल्प का मतलब कम होता है, सम का मतलब समान होता है। सिंपल बात। ठीक है, 2 विलयन है जिसका दोनों का यदि परासरण दाब समान है तो समदाबी हो गए। यदि अति परासारी विलयन है तो जिसका परासरण दाब अति है, अधिक है, अल्प मतलब जिसका कम है। ठीक है, कुछ है न्यूमेरिकल। ठीक है, इसे करना है आपको। तो देखिए, कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब इतना हो जाता है, 1.18 वायुमंडल है। ठीक है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं सूत्र PV बराबर nRT। ठीक है, चूंकि PV बराबर n बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार RT। अब देखो भैया, परासरण दाब आपको दे ही दिया है 1.18। ठीक है, थोड़ा इसे नीचे हम देखते हैं, ये वाला प्रश्न बाद में देखेंगे। परासरण दाब आपको P का मान दे दिया है, ऊपर वाले का बता रहा हूँ, नीचे वाले का नहीं, 1.18। ठीक है, भार आपको दिया है 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक, यानी W का मान आपको दिया है 10 ग्राम। ठीक है, आगे
1 लीटर विलयन है। चलिए भैया 1 लीटर यानी V बराबर 1 रख देना। फिर क्या दिया है 10 डिग्री सेल्सियस ताप। तो टेम्परेचर यहाँ परम ताप है तो परम ताप कम निकलता है जब डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। तो कितना डिग्री सेल्सियस दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 प्लस 273 283 ये होगा केल्विन में। अब देखिए यहाँ से W मिल ही गया। आर का मान, हाँ आर का मान थोड़ा सा याद रखना है 0.0821। ठीक है ये मान, बाकी सब रख के कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर हमने लिख दिया है 196.90 आएगा। ठीक है तो इस तरह से आपको करना है। बाकी दूसरा उदाहरण देखिए 27 डिग्री सेल्सियस है तो टी दिया हुआ है आपको 27 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 273 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है 5% यानी कि अब यहाँ पर देखिए 5% यूरिया का मतलब कि W का मान आपको दिया है 5 ग्राम। अब आयतन हो गया आपका 100 ml। ठीक है क्या हो गया 100 ml कर लेना, क्योंकि ग्राम में है तो 100 में 5% दिया तो 100 हो गया। इसको लीटर में बदलेंगे तो 0.1 आ जाएगा। यूरिया का सूत्र होता है, दूसरे प्रश्न के लिए यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है ये होता है। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, पराशर दाब P आपसे पूछ रहा है, बाकी सब इससे अणु भार निकाल लीजिएगा 60 आएगा। इसका अणु भार जब निकालेंगे तो 60 आएगा। ठीक है सब कुछ तो बता ही दिया। आर का मान वहीं 0.0821 रख देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है तो अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी वाष्प दाब का कमी होना, वाष्प दाब में कमी का होना वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिला देने से वाष्प दाब में कमी हो जाती है, उस वाष्प दाब की कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यानी कोई भी विलायक है उसमें विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है अब समझ लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे वाष्प दाब क्या होता है अच्छे से। ठीक है विलायक का जो वाष्प दाब होता है विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, ये भी कारण हम समझेंगे अभी, यह पॉइंट बस याद रखिए। ठीक है माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है वाष्प दाब कैपिटल P और विलयन का वाष्प दाब PS। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा P माइनस PS अपन कैपिटल P। ठीक है आगे ताप बढ़ाने पर P माइनस PS का मान भी बढ़ जाता है, इसका मान भी बढ़ जाता है, वाष्प दाब का अवनमन भी बढ़ जाता है। परंतु वैज्ञानिक वान बैबो के अनुसार P माइनस PS यानी वाष्प दाब में अवनमन का मान अति तनु विलयनों के लिए हर ताप पर लगभग स्थिर रहता है। यानी कि विलयन बहुत तनु होगा तो वाष्प दाब में अवनमन जो होगा वो ताप साप बढ़ाएंगे तो कोनो असर पड़ेगा नहीं। ठीक है इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसी को जो वाष्प दाब में अवनमन है इसी को वान बैबो ने कह दिया कि यही भैया क्या है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है तो भैया इसके बाद है राउल्ट का नियम। ठीक है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन समझी गए। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक जो अवनमन है जो पहले आपने निकाला P माइनस PS अपान P वह क्या होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए विलेय का मोल प्रभाज, आपको मोल प्रभाज वाला कंसेप्ट समझा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तो यही होता है, देख ही रहे हैं। अब विलेय का मोल प्रभाज ये वाला चीज हो जाएगा, ये वाला देख लीजिए विलेय का मोल प्रभाज, दोनों बराबर होता तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, हो गया राउल्ट का नियम। ठीक राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, तो राउल्ट के नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य के तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का जो नियम है ना वो केवल किस पे लागू होगा अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य का मतलब समझते हैं जो धन और ऋण आयनों में न टूटता हो। दूसरा
राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये किस पे लागू होगा? जो विलायक से रासायनिक अपक्रिया नहीं करेंगे। आगे, विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, यानी भाई जो विलेय पदार्थ वो किसी से जुड़ उड़ ना जाए या टूट उट ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वियोजन का मतलब टूटना, संगुणन का मतलब जुड़ना, कि किसी के साथ जुड़ के कुछ और चीज़ ना बना ले। ठीक है, वियोजन मतलब टूट के कुछ और ना बना ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर राउल्ट का नियम फॉलो करता है अगर कोई भी विलेन तो। ठीक है, आगे है राउल्ट का नियम तथा अणुभार में संबंध। तो ये इसके बारे में सारा चीज़ें अब होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है।